हाँ, पिछले क्लास में हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीखे थे। देखो थोड़ा सा मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग शायद भूल गए होंगे, भूलने की आदत है ना, तो हम लोग थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम क्या सीखे थे, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। आप क्या करो कि ऐसे समझो, हम लोग ये जान चुके वेक्टर क्या है, ये सब हम लोग सब जान चुके हैं। तो पिछले क्लास हम लोग सीखे थे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या, हाउ टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन दो वेक्टर। अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार उसको सिर्फ क्या करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। आपको ये पता है कि एंगल क्या होता है, सिंपल एंगल। सिंपल एंगल ये है कि अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरा ये है, तो ये भी एक एंगल ही है जो कि इनके बीच का है। थीटा है तो ये थीटा होगा, वो अलग बात है, ये जो भी है वो अलग बात है ना, पर एंगल, जनरल एंगल यही होता है। पर वेक्टर में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, वेक्टर में थोड़ा सा अलग है। हाँ, एंगल यही होगा, इसका भी यूनिट रेडियन ही होगा और ऐसा यूनिट डिग्री वही, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है, यही चीज़, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। हम लोग पिछले क्लास सीखे थे कि अगर कोई ये वेक्टर है तो उसका ये टेल और ये हेड है। इसी के बेसिस पे हम लोग क्या पिछले क्लास में दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीखे थे। हम लोग मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है जिसका हेड ये है, टेल ये है, और ये एक वेक्टर है जिसका टेल ये और ये हेड ये है। तो हम लोग क्या करें, अगर इन वेक्टर को टेल टू टेल ना, टेल टू टेल या हेड टू हेड जॉइंट करें। हमने क्या बोला, यदि इस वेक्टर को हमने टेल टू टेल जॉइंट करें या हेड टू हेड भी बोल सकते हैं, क्या करें हम लोग, टेल टू टेल अगर जॉइंट करें तो वहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल है, समझ आ रहा है ना। तो दोनों एंगल है, पर अगर जब वेक्टर की बात किया जाए तो हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि इन दोनों एंगल में छोटा कौन है। तो बेसिकली यहाँ आपको दिख ही रहा है, यही एंगल छोटा होगा, तो यही एंगल क्या कहलाएगा, वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल। एक ये कंसेप्ट सीखे थे। दूसरी बात समझना, देखो ये एंगल है, समझना बात को, मान लो कि ये एंगल है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते, ऐसे जब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एंगल, दोनों के बीच का एंगल डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करते करते क्या हुआ, जीरो हो गया। समझ आ रहा है ना, क्या इससे भी कम हो सकता है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ से एक कंसेप्ट ये डेवलप होता है कि अगर दो वेक्टर के बीच का अगर मिनिमम एंगल देखा जाए तो वो 0 डिग्री होता है। तो हम लोग ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी इज 0 डिग्री। मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी इज 0 डिग्री। तो दूसरा और भी देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे यहाँ से ऐसे बढ़ाना चालू कर दें तो बढ़ाते बढ़ाते देखना ये कर दिए, तो ये आपको 180 डिग्री दिख रहा होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ देख एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि टेल टू टेल मिलना चाहिए, तो टेल टू टेल तो मिल रहा है। कोई कहेगा नहीं सर इसको ऐसे करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो वेक्टर का एंगल का क्या कंसेप्ट है कि जो छोटा एंगल हो तो ये छोटा हो जाएगा, जो कि 180 से छोटा होगा, इसीलिए यही होगा ना। तो बेसिकली ये कितना होगा, 180। तो यहाँ एक और स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी इज 180 डिग्री। तो ये चीज़ हम लोग पिछले क्लास में भी सीखे थे, और आज हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको रिपीट कर दिया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टूल्स ये है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हो ना, हम लोग उस टूल्स को पहले एक बार स्टेटमेंट समझते क्या उस टूल्स का। इफ अ वेक्टर क्वांटिटी
इफ अ वेक्टर क्वांटिटी रोटेट बाय 360 डिग्री और शिफ्टेड खिसकाना पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंजेज। इस स्टेटमेंट का हम पूरा एक्सप्लेनेशन समझेंगे, पर उससे पहले मैं छोटा सा एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर कोई वेक्टर है ना तो कब चेंज कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना इस बात को। कोई वेक्टर कब चेंज कर सकता है, तो उसके पास क्या क्या है ये हमें वहाँ देखना होता है। कोई चीज़ कब चेंज करेगा, अगर उसके जैसे कि अगर हम बोले ऐसे एक सिंपल एक एग्जांपल से मैं अगर बोलूँ कि किसी की घर का इनकम कब परिवर्तन होता है, तो हो सकता है कि उसका घर में कोई लोग ज़्यादा इनकम करना चालू कर दे तो भी हो सकता है। कम कब हो जाएगा, हो सकता है कोई किसी का इनकम घट जाए, तो पर होना तो उसी फैमिली का कोई मेंबर होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ हम समझ सकते हैं किसी वेक्टर के पास क्या क्या होता है, एक तो डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। तो जनरली तरीका से हम लोग मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते, पर मैं अगर मान लूँ मार्कर एक क्या है वेक्टर है, तो मान लो इसका लेंथ हम लोग लगभग 30.7 सेंटीमीटर है, तो मान लिए वेक्टर है ये, तो इसका डायरेक्शन ये, तो मान लो इसका मैग्नीट्यूड तो ये है 13.7। ये चेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर एक चीज़ समझना कि हम लोग इसको यहाँ पकड़ के ऐसे घुमा सकते, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, समझ आ रहा है ना। तो आप क्या करो, अगर अभी वेक्टर का एक ये डायरेक्शन है ना, मैग्नीट्यूड इतना, अगर मैं ऐसे इसको रोटेट करूँ तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, तो इसीलिए मतलब वेक्टर क्वांटिटी कब चेंज करता है, जब उसका डायरेक्शन आप चेंज कर दो या मैग्नीट्यूड। तो ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि किसी वेक्टर क्वांटिटी के पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है और फिक्स्ड मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर डायरेक्शन को चेंज करे तब भी वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज कर जाएगा, मैग्नीट्यूड को चेंज करे तब भी चेंज कर जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही है, मैं टूल्स में उसको नहीं कंसीडर किया, पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। कोई वेक्टर क्वांटिटी तब भी चेंज कर जाएगा जब उसका हम डायरेक्शन चेंज कर दें या उसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या करें चेंज कर दें। तो दोनों चीज़ चेंज करने से क्या होता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी चेंज कर जाता है। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ तक बात आप ध्यान में रखो, उससे आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप फिर मैं इस टूल्स के बाद रिपीट कर दे। इफ अ वेक्टर क्वांटिटी रोटेट बाय 360 डिग्री और शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंजेज। इसको अब हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सिर्फ एक ही बात आप ध्यान में रखना कि कोई वेक्टर कब चेंज करता है, जब हम उसका डायरेक्शन चेंज कर दें, और दूसरा उसकी मैग्नीट्यूड को हम लोग चेंज कर दें, तब कोई वेक्टर चेंज कर जाता है। देखो मान लो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसकी डायरेक्शन ये है। मान लो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसकी डायरेक्शन ये है, कोई दिक्कत नहीं, और इसका जो लेंथ होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। समझ आ रहा है ना। तो मान लो ये इसका हेड है और ये टेल, ये आप समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहते हैं इसको 360 डिग्री से रोटेट करना। हम लोग क्या कराते हैं, इसको रोटेट बाय 360 डिग्री। समझ आ रहा है ना। तो अगर आप रोटेट भी करोगे 360 से, तो ये सेम टू सेम ऐसे रहेगा, क्योंकि 360 एंगल यहाँ से चालू करोगे तो फिर आके यहीं बनेगा, यही तो है 360 डिग्री एंगल। समझ आ रहा है। ये जो आपका लिखा है रोटेट बाय 360, ये उसका एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल 1 क्या है कि अगर आप ऐसे समझो कि मैं मार्कर से थोड़ा समझाना चाहूँगा। अगर मार्कर मान लो कि ये एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये है ना, और मैग्नीट्यूड ये है। अगर हम क्या करें, इसको 360 अगर घुमाना चाहे तो ये ऐसे घूम के फिर ऐसे ही हो जाएगा, तो उसका अभी भी डायरेक्शन भी वही है और मैग्नीट्यूड तो वो है ही, तो ये वेक्टर नहीं चेंज करा। इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं मतलब अगर किसी वेक्टर को क्या करें 360 से रोटेट करते हैं तो वो नहीं चेंज करता। बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, फिजिक्स में बहुत जगह अप्लाई होगा, हम लोग अप्लाई करते हैं पर इस बात पे ध्यान नहीं देते, वो अलग बात है।
दूसरा एग्जांपल देखो इसी का। ना मान लो कोई वेक्टर ये है, इसका पैरेलल का मतलब क्या, मान लो कि ये मार्कर है ना, इसका पैरेलल का मतलब कि ये है। तो अगर मैं पैरेलल इधर ले जाऊँ या इधर ले जाऊँ या फिर इधर ही ले जाऊँ पैरेलल, तो फिर डायरेक्शन तो सेम है ना और मैग्नीट्यूड सेम है ही, इसीलिए कहा जाता है पैरेलल भी अगर आप क्या करो शिफ्ट करो तो उसमें कोई चेंजिंग। अगर कोई वेक्टर ए ऐसे है तो आप इसको यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो, याद रहे कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। कोई वेक्टर ऐसे है बी, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान क्या रहे कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना करे। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कोई बॉडी ये है जिस पर मान लो हमने यहाँ फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो इस फोर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। पर ये हटा के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये अगर ऐसे यहाँ लगा है, इसको यहाँ रिमूव करके यहाँ भी लगाएंगे तो कोई नहीं प्रॉब्लम। इसको यहाँ हटा के अगर मैं यहाँ भी लगाऊँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही पूरी कंसेप्ट था किसका, इस नॉट का। तो आप लोग क्या करो, कॉपी करो जल्दी। दो तीन हम लोग एक दो क्वेश्चन इस पर देखेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। मान लो कि हम लोग एंगल निकालना अब सीखेंगे। रुक जाइए। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। हम लोग सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ सीखेंगे क्योंकि आगे आप काफ़ी इसको समझोगे। मान लो कि एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर ये है। और दूसरा वेक्टर ये है और ये ऐसे 90 डिग्री है, ए बी सी ना। तो बेसिकली क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। तो ए इसका मतलब क्या हुआ, ए बी के बीच निकालेंगे, बी सी के बीच निकाल लेंगे और सी ए या ए सी के बीच निकालेंगे। तो समझना इस बात को। देखो यहाँ हमें दिख रहा है कि हम लोग देखो इस स्थिति में करेंगे क्या, हम लोग सिर्फ ये एक ही बात देखेंगे कि दो वेक्टर का टेल टू टेल कब मिला है। हाँ हेड टू हेड भी देख सकते हैं लेकिन उतना क्यों ध्यान दें, एक ही बात हम लोग ध्यान देंगे, दो वेक्टर का टेल टू टेल कहाँ मिला है। अगर मिल गए तो हम उनके बीच के एंगल को ही वेक्टर का एंगल बोलेंगे। तो देखो यहाँ ए और बी के बीच में देखो ए का टेल यहाँ है और बी का भी टेल यहाँ है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ इन दोनों का क्या मिल रहा है, टेल टू टेल। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आंसर में एक में एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज
90 डिग्री। ये 90 यदि ये कितना होना चाहिए, ये इक्वल है, आपको दिख रहा है थोड़ा, ये इक्वल हम लोग मानेंगे। तो बेसिकली 45 ये 135 और ये भी 135। हम लोग दूसरा देखते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी। देखो बी वेक्टर ये है और सी ये है। बी का ना, बी का टेल सी के हेड से मिल रहा है। देखो ये बेसिकली ऐसे है, दिख रहा है सॉल्यूशन में। अगर देखें हम लोग तो बी ऐसे है और सी ऐसे है, जिसमें ये एंगल आपको दिया है 135 डिग्री। ये है बी, ये है सी और ये है बी। तो करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ तो हेड टू टेल मिल रहा है, तो कुछ मत करो, इसको आगे शिफ्ट कर दो। जैसे आप आगे शिफ्ट करोगे तो यहाँ इसका बी सी का टेल आ जाएगा और ये एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा ना। तो बेसिकली यहाँ बी है और बी का ये क्या है, टेल, और सी का भी टेल मिल गया। तो ये क्या 45, उन्हीं दोनों बीच का एंगल है, इसीलिए हम लोग 45 डिग्री क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी, सी इज 45 डिग्री। अब लास्ट वाला देखो सी एंड ए के बीच में, देखो वही सी भी होगा, क्योंकि आप एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ए भी तो यहाँ ऐसे ही है ना, ये भी तो 45 ही है ना। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे तीसरा आंसर, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड ए इज 45 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था, एक एग्जांपल हम लोग देखें, आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। आप लोग हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए किसी चीज़ का टाइप्स हम लोग कैसे करते हैं। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊँ तो समझो इस बात को। जैसे मान लो कि क्रिकेटर सब जो होते हैं, क्रिकेट प्लेयर जो होते हैं 11, उसको हम लोग बेसिकली 3 पार्टों में नाम सुनते हैं कि ऑलराउंडर, बॉलर और बैट्समैन। तो उसकी कैटेगरी कैसे किया, जैसे मान लो कि अगर क्रिकेट का टीम है तो उसमें 3 तरह के प्लेयर होते हैं, बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर ना। और मतलब कंपैरेटिव उसमें क्या होना चाहिए, कोई बॉलिंग करते, कोई बैटिंग करते हैं और कोई दोनों करते हैं। तो बेसिकली जो सिर्फ बॉलिंग करते हैं उसको बॉलिंग वाले प्रॉपर्टी इसलिए हम बॉलर बोलते हैं, जो बैटिंग करते हैं उसको सिर्फ हम बैटिंग वाले प्रॉपर्टी इसलिए बैटर बोलते हैं, और जो दोनों करते हैं उसको हम लोग ऑलराउंडर बोलते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग टाइप्स ऑफ, हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को समझने से पहले हम लोग वेक्टर समझ चुके हैं। देखो वेक्टर के पास सिर्फ क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि वेक्टर के पास सिर्फ क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पर ही हम लोग क्या करेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर के जितने टाइप्स पढ़ेंगे उसको हम लोग डिफाइन कर देंगे। किसके बेसिस पे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है वो भी आप जानते हो, डायरेक्शन क्या है वो भी आप जानते हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें टाइप्स ऑफ वेक्टर में, तो फर्स्ट टाइप होगा पैरेलल वेक्टर। देखो हम लोग पैरेलल का मतलब क्या, पैरेलल का मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये 2 मार्कर है, अगर इसको ऐसे रखें तो ये पैरेलल है ना। आप 2 स्ट्रेट लाइन मतलब जानते हो पैरेलल कैसे होते, जब कोई 2 स्ट्रेट लाइन क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। या फिर दूसरे शब्द में इसको ऐसे बोला जाता है, और 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट। समझ आ रहा है, जब इनफाइनाइट पे अगर वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं 2 स्ट्रेट लाइन, बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग हम लोग, थोड़ा उससे डिफरेंट है, उसमें अलग बात होती है, इसमें थोड़ा सा अलग होगा। तो पैरेलल वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो देखो, इफ 2 और मोर देन 2, इफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर क्वांटिटी हैव सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन का मतलब ऐसे ना,
बट मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जैसे ये दो मार्कर है इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। ये पेन है और ये मार्कर है। ये पेन एक अलग प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी भी है और ये मार्कर अलग प्रकार का है। दोनों की अपने खुद की प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, नोटबुक पे लिखते हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है। लेकिन अगर इसको ऐसे रखा जाए ना तो ये पैरेलल जरूर हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि मैग्नीट्यूड बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, दे आर कॉल्ड वेक्टर पैरेलल वेक्टर। मैं पैरेलल का सिंबल यहाँ यूज किया हूँ। पर यहाँ देखो ये भी क्या है, ये बेसिकली दोनों मार्कर ही है, दोनों सेम टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी है, और तब भी ये पैरेलल हो सकता है। अगर नहीं भी होगा सेम टाइप्स की फिजिकल, मेरा कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड बराबर नहीं भी होगा तब भी वो क्या होगा, पैरेलल हो सकता है। तो कम्प्लीटली अगर मैं बात करूँ तो दो वेक्टर को पैरेलल होने के लिए सिर्फ उसका डायरेक्शन हम लोग देखेंगे। अगर डायरेक्शन सेम है तो हम लोग बोलेंगे ये वेक्टर पैरेलल है। तो वही बात यहाँ लिखा है। हम लोग उसका जनरल एग्जांपल ये है, अगर मान लो वेक्टर ए ये है और बी है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो मतलब थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना देता हूँ क्योंकि ऐसा ना कंफ्यूजन है, दोनों बराबर ना। तो बेसिकली दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्या होगा, ए हियर ए एंड बी पैरेलल टू इज पैरेलल टू इच अदर, जो भी ना। एक हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लगा है, हम लगाए हैं फोर्स, तो हम लोग किसी चीज़ को अगर फोर्स लगा, तो किसी चीज़ के ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेट अगर होगा तो उसका वेलोसिटी भी होगा। तो तीनों चीज़ है। मुझे एक चीज़, और जो डायरेक्शन फोर्स का है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है, तो वही डायरेक्शन वेलोसिटी का है। बट वेलोसिटी और फोर्स कभी बराबर नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? मैं F1 इसको करता हूँ और इधर से F2 भी ले लेता हूँ। देखो ये F2 और F1 फोर्स है, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये दोनों भी पैरेलल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर ये फोर्स है, ये एक्सेलरेशन है, ये मतलब अलग फिजिकल क्वांटिटी है और ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। ये भी अलग वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी अलग वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का यूनिट अलग है, मैग्नीट्यूड मतलब कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। पर ये फोर्स और ये सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी यहाँ मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है। समझ आ रहा है? पर अगर आप देखोगे F1 F2 ए और बी का हर किसी का डायरेक्शन सेम है, तो बेसिकली ये F1 F2 का भी पैरेलल होगा, F1 ए का भी पैरेलल होगा, ए भी का भी पैरेलल होगा, और F1 भी का भी पैरेलल होगा। बिकॉज इसका रीजन क्या है कि ये एक दूसरे से क्या है, मतलब दूसरे का डायरेक्शन सेम है। एक ही बात और दूसरा कोई बात हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे। समझ आ रहा है ना? तो एक इसी के ऊपर एक अच्छा सा मतलब नोट या समझो या फिर अच्छे से जो पॉइंट है वो बनता है, टू बी अ पैरेलल, मतलब किसी वेक्टर को पैरेलल होने के, टू बी अ पैरेलल वेक्टर या पैरेलल वेक्टर हम लोग यहाँ दे, टू बी अ पैरेलल वेक्टर, मतलब पैरेलल वेक्टर होने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट बी द सेम टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर दो या दो से अधिक वेक्टर अगर उसको पैरेलल होना है ना, या पैरेलल हो, तो इसके लिए कोई ये जरूरी नहीं कि वो सेम टाइप्स का क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी, ये भी बोल सकते हैं। वेक्टर हम लोग बोले कि वेक्टर का टाइप पढ़ते हैं, सेम टाइप्स का क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी हो। एक और पॉइंट यहाँ समझ लो, जैसे मान लो पैरेलल वेक्टर होने के लिए मतलब ऐसे होना ज़रूरी है। तो अगर हम लोग कोई बोले कि ये वेक्टर ए है और ये बी है मान लो, तो इसके बीच का अगर आपसे कोई एंगल पूछे तो क्या करोगे, इसको हमेशा टेल टू टेल जोड़ने की कोशिश करो। आप हेड टू हेड भी जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट हम लोग हमेशा सोचेंगे टेल टू टेल ही जोड़ के सोचेंगे। तो अगर आप ऐसे इसको टेल टू टेल जोड़ोगे तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 0। इसीलिए एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0 डिग्री। ये सब सारे बातें इंपॉर्टेंट था, ध्यान में रखने वाली बातें। मतलब एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0, मतलब दो पैरेलल वेक्टर के बीच एंगल हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री। टाइप्स ऑफ वेक्टर का दूसरा टाइप्स है एंटी पैरेलल। हम लोग थोड़ा सा
तेज निकलेंगे यहाँ, क्योंकि सब एक ही बात है हम लोग जो जानते हैं। देखो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर में। सिर्फ क्या हो, इफ टू और मोर देन टू वेक्टर क्वांटिटी हैव अपोजिट डायरेक्शन, सिर्फ इतना अंतर है, कुछ नहीं अंतर है, सब सेम से का सेम डिफिनेशन आप याद कर जाओ। क्या होना चाहिए, मतलब दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट हो तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। देखो ए और बी, यहाँ दो, जैसे मैं मार्कर की बात करूँ ना, तो अगर मार्कर ऐसे रखा था तो ये पैरेलल था, अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ तो ये एंटी पैरेलल होगा। अगर पेन अगर ऐसे रखा था तो क्या था, ये एक दूसरे से पैरेलल था, अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ तो ये क्या क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में सिर्फ इतना अंतर है कि क्या होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट। तो ए और बी क्या है, यहाँ ए का डायरेक्शन इधर है और बी का सीधे उधर है, मतलब अपोजिट है। तो क्या होगी, ए एंड बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने फिर यही एग्जांपल, फिर उसी टाइप का सेम एग्जांपल मैंने यहाँ लिया। अगर मान लो इस पर फोर्स में अगर इधर लगा दूँ ना, तो देखो F1 ए और बी का डायरेक्शन सेम है, तब इसीलिए क्या होगा, पैरेलल होगा। पर F2 का डायरेक्शन इन तीनों के अपोजिट है, इसीलिए क्या होगा, F2 एंटी पैरेलल टू ए, F2 एंटी पैरेलल टू बी, F2 एंटी पैरेलल टू F1। समझ आ रहा है ना। और ये दोनों पॉइंट सेम यहाँ भी लगा सकते हैं हम लोग, टू बी द मतलब to be a anti-parallel vector it is necessary that it be the same types of vector quantity। मतलब ये कोई जरूरत, अगर मतलब दो वेक्टर अगर डायरेक्शन सेम है तो ये हम लोग अगर उसको एंटी पैरेलल कहने के लिए हमें देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं कि वो सेम टाइप्स का फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं होता। अगर है तब भी कोई बात नहीं हो सकता, अगर डायरेक्शन सेम है तो, नहीं है तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ एक बात हम लोग को और समझना होगा, अगर मान लो दो एंटी पैरेलल वेक्टर है तो उसको हम लोग ऐसे रखेंगे। तो अगर एंगल आपको निकालने के लिए बोले तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, इसको आगे शिफ्ट करके इसके ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे टेल टू टेल। तो अगर आप इसको ऐसे टेल टू टेल जोड़ोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा कितने एंगल बनता है, 180 डिग्री। इसीलिए एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल, एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल एंटी, मतलब एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये चीज ध्यान में रखना। हम लोग थोड़ा तेज करेंगे यहाँ। तीसरा टाइप होगा इक्वल वेक्टर। कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। इफ टू और मोर देन टू वेक्टर क्वांटिटीज हैव सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। तो अब देखो ये यहाँ कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। अब मैं अगर बात करूं कि ये मार्कर इस मार्कर के इक्वल कब होगा, जब इसका लेंथ क्या हो, बराबर हो, जो कि है, और डायरेक्शन भी सेम हो। हम लोग अगर वेक्टर के अनुसार चलेंगे तो डायरेक्शन को भी कंसीडर करना है, तब ये क्या कहलाएगा, मतलब हम लोग ये बोल सकते तब ये इक्वल पेन मतलब मार्कर है। अगर हम लोग इसको ऐसे रख दें तो ये इक्वल मार्कर नहीं है अकॉर्डिंग टू वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसे रख दे तो ये इक्वल मार्कर है। अब चलो ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ ना, मैं कंसीडर कर लिया दोनों का लेंथ बराबर है, कंसीडर मान लो, और डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या ये इक्वल वेक्टर होगा? नहीं होगा। आप बोलोगे सर दोनों का तो डायरेक्शन सेम है और मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं ये बात बोलूँ कि 1 kg, क्या 1 kg इज इक्वल टू 1 मीटर, क्या कभी हो सकता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सिर्फ यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। इस केस में भी यही है, सिर्फ डायरेक्शन सेम है और क्या मैग्नीट्यूड इक्वल है। समझ आ रहा है ना? तो वो इक्वल वेक्टर नहीं होगा। तो बेसिकली
मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल। तो आप नहीं बोल सकते हो कि 1 kg इजकल टू 1 मीटर और यहाँ 1 न्यूटन इजकल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए समझ आ रहा है ना, इक्वल वेक्टर अगर तभी हो सकता है जब क्या हो, सेम टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसीलिए मैं ये मैं एरो लगा के एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा हूँ कि टू बी अ इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर होने के लिए इट इज नेसेसरी दैट इट बी द सेम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इक्वल वेक्टर होने के लिए ये जरूरी है कि वो क्या हो, सेम टाइप से फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी हो। तो बेसिकली अगर ये वेक्टर, एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं एक दो से इसको, अगर वेक्टर ये ए है और ये बी है, तो ये इक्वल वेक्टर तभी हो सकता है जब इसका मैग्नीट्यूड ऐसे बराबर हो ना। हाँ, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ए इक्वल टू बी। हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ चुके हैं, तो हम लोग भी बोल सकते हैं हियर ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब इक्वल वेक्टर टू ईच अदर। अब देखो, ये एक बॉडी था जिसपे F1 F2 फोर्स लग रहा था, डायरेक्शन तो सेम था, पर अगर F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर हो तभी यहाँ F1 F2 इक्वल वेक्टर कहलाएगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और इसलिए मिटा दिए क्योंकि एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू फोर्स के बराबर हो सकता है, लेकिन ये वो कभी एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकता। अब एंगल की मैं बात करूँ तो एंगल अगर पैरेलल वेक्टर है तो एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज ऑलवेज 0 डिग्री। सिंपल चीज है, इस टाइप्स को हम लोग थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं।